आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। या इंटीग्रेशन असल में एंटी डेरिवेटिव को भी कहते हैं, मीन डेरिवेटिव के उल्ट को एंटी डेरिवेटिव। अब ये एंटी डेरिवेटिव क्यों होता है कि जो इंटीग्रेशन है वो आपको देती है एरिया अंडर द कर्व। मीन ये कर्व के अंडर जो नीचे है वो एरिया आपको देते हैं। ये काम जो है ये इंटीग्रेशन का है। और इसके ऊपर कोई भी स्लोप, जैसे कि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक स्लोप है। असल में टेंजेंट भी आपके पास स्लोप एट द रेट ऑफ चेंज या कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी ये आपको क्या देता था, डेरिवेटिव। दैट्स वाई इसको आप कहते हैं, ये कर्व के ऊपर वाली चीज को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता था जो डेरिवेटिव होता था, और जो इंटीग्रेशन होती थी वो कर्व के अंडर मीन कर्व के नीचे एरिया फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इंटीग्रेशन अब हमारे पास दो टाइप की होती है। एक टाइप होती है हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेट इंटेग्रल्स है। और दूसरी है इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। अब इसमें भी मैं आपको जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस बता देती हूँ। डेफिनेट इंटेग्रल इनडेफिनेट इंटेग्रल्स में क्या डिफरेंट है। जब आप इंटीग्रेशन को किसी एक इंटरवल पे डिफाइन कर देते हैं, मीन यहाँ पे अगर मेरे पास इंटरवल है ए और ये मेरे पास इंटरवल है बी। जब आप किसी को कर्व को किसी इंटरवल पे डिफाइन कर देते हैं तो इट्स मीन आप उसकी लोअर बाउंड या अपर बाउंड फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे इंटेग्रल को क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल। और अगर आप कोई इंटरवल डिफाइन नहीं करते, वैसे ही कोई आपके पास कर्व है, कोई उसका इंटरवल नहीं बताया गया होगा, कोई इंटरवल गिवन नहीं है, तो उसको आप क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटेग्रल। अब इसमें डेफिनेट इंटेग्रल इनडेफिनेट इंटेग्रल में थोड़ा बहुत और डिफरेंस है कि जब आप इनडेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं तो इनडेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये आपके पास सिंबल यूज होता है। इस सिंबल को आप इंटेग्रल साइन भी कह सकते हैं। ये आपके पास होता है इंटेग्रल साइन। ये आपके पास फंक्शन यूज होता है और ये डिफरेंशियल, ठीक है। मीन ये डेरिवेटिव का उल्ट है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ले लें और साथ में डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी। मीन इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इसमें सी कांस्टेंट ऐड हो जाता है। इसमें सी कांस्टेंट क्यों ऐड हो जाता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव मीन डेरिवेटिव का उल्ट। तो जब आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, मीन फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका आपने अगर डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x, और 2 की जगह क्या बन जाएगा, 0। अब ये आपको पता है इंटीग्रेशन आपके पास, ये तो आपके पास आ गया डेरिवेटिव। ये आपके पास जो फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब आपको पता है इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, उल्ट होता है। तो इसका उल्ट कर ले मीन इसको दोबारा अगर आपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड की है, साथ में लिख दें डी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 2x डी ऑफ एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करें, पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल का ये होता है इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक उसमें ऐड हो जाता है और उसी से आप डिवाइड कर देते हैं, ये से कैंसिल, प्लस सी। अब आपको आपने क्यों लगाई, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए जब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था उसमें एक कांस्टेंट था, जब आपने उसका डेरिवेटिव लिया वो कांस्टेंट 0 हो गया। अब आपको नहीं पता वो कांस्टेंट कौन सा था। जब आपने उसकी इंटीग्रेशन लिया उस फंक्शन की अगेन से, तो आपको नहीं पता वो कांस्टेंट कौन था। 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 कुछ भी हो सकता है। डेट्स वाई आप उसमें कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं ताकि
आपके पास अगर कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता भी था ओरिजिनल फंक्शन में, जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद वो ज़ीरो हो गया, तो वो कांस्टेंट आपका कोई भी जो भी कांस्टेंट है वो आ सकता है। इसके बाद दोबारा आप इसकी डेरिवेटिव ले तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास ओरिजिन दोबारा से ये फॉर्म बन जाएगी। इसलिए इसमें इंडेफिनेट इंटेग्रल में हमेशा 7 कांस्टेंट्स ही ऐड करते हैं। इसके बाद है डेफिनेट इंटेग्रल। हमारा जो आज का टॉपिक था वो असल में था डेफिनेट इंटेग्रल। अब डेफिनेट इंटेग्रल्स में हम जो है ये ऐड नहीं करते। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका मतलब होता है एरिया फाइंड करना अंडर द कर्व। फॉर एग्जांपल आपके पास कर्व कुछ आड़ी तिरछी कुछ इस तरह की आ जाती है। डेफिनेट इंटेग्रल की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इसमें आपको कोई ना कोई इंटरवल गिवन होगा, इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड गिवन होगी, तो वो इंटरवल मैंने ले लिया है ए से बी। अब इसका मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है इस कर्व के नीचे। फॉर एग्जांपल ये मेरा सारा एरिया है, ये मुझे फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ ए से बी तक डायरेक्टली एरिया इसका फाइंड करूँ, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली एरिया फाइंड करूँ, तो मे भी मेरे पास थोड़ी मुश्किल पेश है इसका एरिया फाइंड करते हुए। वो इस तरह से कि कर्व के नीचे आपके पास शायद कोई ऐसी चीज़ हो, या अगर आप रियल एग्जांपल में बात ले लें तो फ्लाईओवर की अगर आप बात करें, उसके नीचे जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे कट आ जाएं कि जहाँ उसके नीचे आप डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेज में चेंज कर देंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स छोटे छोटे इंटरवल्स में चेंज कर देंगे। तो उन छोटे छोटे इंटरवल्स को आप फिर क्या करेंगे, सम करके आप अपने ओरिजिनल इंटरवल के इक्वल कर देंगे, तो वो आपका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ बात ये है कि जितना छोटा आप इंटरवल बनाएंगे उतना एक्यूरेट एरिया आएगा आपके पास, जितना छोटा इंटरवल, क्योंकि जब आप छोटे छोटे इंटरवल्स में आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपके पास में भी कोई लिटिल बिट पॉइंट्स जंप करें, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन या कॉन्टिन्यूस कर्व पे ही डिफाइन होती है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन डिसकंटिन्यूटी पे भी इस तरह से डिफाइन हो जाती है। डिसकंटिन्यूटी जंप जो आपने पढ़ा हुआ है, जब छोटे छोटे पार्ट्स को जंप करें, मीन एक कर्व कॉन्टिन्यूस कर्व को आप डिसकंटिन्यूस बना सकते हैं, तो उस पे आपको इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिन्यूस कर्व थी, लेकिन आपने इसको ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे जंप्स आ सकते हैं। आपका इंटरवल जितना बड़ा होगा जंप उतने बड़े आएंगे, तो इसलिए आप जितने छोटे इंटरवल बनाएंगे उतने छोटे इंटरवल जंप आएंगे, और आपका एरिया उतना ही एक्यूरेट उतना अच्छा आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो ए से A1 अगर मैं इंटरवल ले लेती हूँ, फिर A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5 और A5 से AB, या AN आप इसे कह सकते हैं। और इस सारे को अगर मैं सम करके लिखूं A20 में, असल में तो मैंने A20 तक फाइंड करना है ना, मैंने जो एरिया फाइंड करना है वो इंटरवल A से B तक फाइंड करना है। अब मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मैं A से B तक डायरेक्टली फाइंड नहीं करती, तो मैंने छोटे छोटे इंटरवल्स में उन्हें जो है स्प्लिट कर लिया है। तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा A से A1 f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, फंक्शन वो ही रहेगा लेकिन मैंने इंटरवल्स को ब्रेक कर लिया। फिर जहाँ से एक इंटरवल आपने छोड़ा है उसी से आप नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। A2 f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस A2 से A3 f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस A3 से A3 से A4 f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस आ जाएगा A4 से A5 f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस A5 से B तक f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इन सब को सम करके आप अपना ओरिजिनल एरिया फाइंड कर सकते हैं, और जितने छोटे इंटरवल्स बनाएंगे आपका एरिया उतना अच्छा उतना एक्यूरेट आएगा। जितने बड़े इंटरवल्स आप बनाएंगे उतना ही आपका एरिया आपके ओरिजिनल एरिया से दूर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्यूरेट एरिया होगा, ये एस्टिमेटेड एरिया जो भी है आपका, ये आपका जो एक्यूरेट एरिया है उससे ये थोड़ा दूर हो जाएगा अगर आप बड़े बड़े इंटरवल बनाएंगे, और अगर आप छोटे छोटे इंटरवल्स में से चेंज कर देंगे तो उतना ही अच्छा एरिया आएगा।
ये था इंटीग्रेशन के मतलब थोड़ी सी डिस्कशन के इंटीग्रेशन क्यों यूज़ की जाती है, इंटीग्रेशन का मकसद क्या है, और इंटीग्रेशन असल में एंटी डेरिवेटिव ही होता है। और ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, या समटाइम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी इंटीग्रेशन को आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इस सम को आप रिमानियन सम भी कहते हैं, लेकिन वो फिलहाल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं, इसकी कुछ टाइप्स देखते हैं इंटीग्रेशन की। अब हमारे पास है रूल्स सेटिस्फाइड बाय डेफिनेट इंटेग्रल। मीन डेफिनेट इंटेग्रल्स के लिए कुछ रूल्स हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं, वो हम देख लेते हैं वो क्या हैं। वो सिर्फ डेफिनेट इंटेग्रल के लिए होंगे, इनडेफिनेट इंटेग्रल के लिए नहीं होंगे। कुछ इसमें है जो इनडेफिनेट के लिए भी होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं जो जस्ट डेफिनेट इंटेग्रल के लिए होंगे। जैसे पीछे आपको मैंने बताया था, इनडेफिनेट इंटेग्रल में आप जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप उसमें सी भी ऐड करते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटेग्रल में आप सी ऐड नहीं करते। उसकी रीज़न यही है कि आप उसमें जब अपर बाउंड लिमिट ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो उसमें आपको सी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसका जो फर्स्ट रूल है वो है डेफिनेट इंटेग्रल का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की अगर आपने ऑर्डर चेंज करना हो, क्या मतलब है कि आपके पास ए से बी इंटरवल गिवन है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, आपने ऑर्डर चेंज करना है, मीन इंटरवल चेंज करना है। आप जा रहे हैं, आपने कर्व का एरिया फाइंड करना है ए से बी तक, मीन यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं। ये आपको कहते हैं कि आप बी से ए तक आए, बी से ए तक आए, तो इट्स मीन आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो जब आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इट्स मीन आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। आप आगे जाने की बजाय क्या आ जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो मीन्स टू से आप कहाँ से कहाँ तक चले जाएंगे, ये ए से बी था, ये ए से बी तक आप जा रहे थे, फिर आप क्या आ गए बी से ए तक, मीन उलट आ गया आप बी से ए तक, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मीन इंटीग्रेशन का अगर ऑर्डर आपने देखना हो तो उसको ऑर्डर को चेंज करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरी जो है इसमें इसका रूल है वो है जीरो विड्थ इंटरवल। जीरो विड्थ इंटरवल, अब जीरो विड्थ इंटरवल का क्या मतलब है। जीरो विड्थ इंटरवल नाम देखने से पता चल रहा है, मीन जिसमें कोई विड्थ ना हो। विड्थ मीन उसमें उसने कोई ट्रैवल ना किया हो, मीन उसमें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप एरिया फाइंड करते हैं कर्व के अंडर ही, बेशक ये एरिया के लिए यूज होता है, लेकिन आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं, उसने कोई ना कोई डिस्टेंस जो है वो कवर किया होता है, कोई ना कोई ट्रैवलिंग की होती है। लेकिन जब आप जीरो विड्थ मीन उसके अंदर कोई डिस्टेंस नहीं है, उसमें विड्थ है ही नहीं है, आप एक पॉइंट से चले, ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, आप उसी पॉइंट पे स्टक हैं, तो इसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो इसका तो एरिया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आप जिस पॉइंट पे हैं उसी पॉइंट पे हैं, उसमें कोई विड्थ ही नहीं है, उसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई ट्रैवलिंग ही नहीं है। तो ऐसे को आप कहते हैं उसका जो इंटरवल लेते हैं उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक अगर आ जाए तो उसको आप जीरो विड्थ इंटरवल कहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। मीन उसमें कोई आपने कोई एरिया कवर ही नहीं किया, कोई आपने डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो ऐसे जो इंटरवल हैं ये उसको जीरो विड्थ इंटरवल कहेंगे। और ये ऑटोमेटिकली अगर आपको ऐसा कोई नज़र आ जाए जिसमें उसकी जो है लोअर बाउंड अपर बाउंड सेम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओविंग टू जीरो विड्थ इंटरवल, मीन उसने कोई एरिया कवर नहीं किया। उसके बाद है थर्ड जो है वो है कांस्टेंट मल्टीपल। कांस्टेंट अब ये जो कांस्टेंट मल्टीपल है ये दोनों के लिए यूज होता है। ये डेफिनेट के लिए भी यूज हो सकता है और इनडेफिनेट इंटेग्रल के लिए भी यूज हो सकता है। इसका क्या मतलब है, सिंपली जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और बाकी जो फंक्शन होता है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है। ये कांस्टेंट मल्टीपल का जस्ट यही मतलब है। इसके बाद है सम और डिफरेंस। तो सम और डिफरेंस भी आपके पास दोनों के लिए यूज होता है।
डिफरेंस, सम और नहीं एंड कर लें। ये भी आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल के लिए भी यूज़ हो सकता है और इनडेफिनेट इंटेग्रल के लिए भी यूज़ हो सकता है। ए से बी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस माइनस ए से बी जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको कहते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। एंड थर्ड रूल है आपके पास, ये भी आपके पास दोनों में के लिए यूज़ हो सकता है। एडिटिविटी का है, ये डेफिनेट के लिए भी यूज़ हो सकता है और इनडेफिनेट के लिए भी। सॉरी, ये जो है जस्ट डेफिनेट के लिए यूज़ होगा, इनडेफिनेट के लिए नहीं होगा। ये एडिटिविटी है, ये जस्ट डेफिनेट के लिए यूज़ होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम इंटरवल्स को छोटे छोटे इंटरवल्स में लेते हैं, जबकि हमारे पास जो इंडेफिनेट इंटेग्रल है उसमें तो कोई इंटरवल ही नहीं होता। तो इसको जब हम एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते तो हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं दो इंटरवल्स में चेंज कर लूँ, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और फिर मेरा सी से कहाँ तक गया, बी तक। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको एडिटिविटी भी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। और ये जस्ट डेफिनेट के लिए यूज़ होगा, ये इनडेफिनेट के लिए यूज़ नहीं होगा। इससे अगली है आपके पास एक मैक्स मिन इनइक्वालिटी। ये जो मैक्स मिन इनइक्वालिटी है, ये भी जस्ट डेफिनेट इंटेग्रल के लिए यूज होगी। ये इनइक्वालिटी क्या होती है, इफ एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू मैक्स एफ एंड मिनिमम वैल्यू मिन एफ। मिन मैक्सिमम वैल्यू को उसने मैक्स एफ से डिनोट कर दिया और मिनिमम वैल्यू को मिन एफ से। ठीक है, और किस पे उसने कहा है, ऑन इंटरवल ए से बी। देन आपके पास क्या होगा, मिन ऑफ एफ जो आपके पास आ जाएगा, बी माइनस ए लेस एन इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लेस एन इज इक्वल टू मैक्स एफ बी माइनस ए। मीन ये इनइक्वालिटी है, अगर आपके पास कोई फंक्शन हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं 4.2 में। अगर कोई फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल पे एग्जिस्ट करती हो तो फिर हम उसको इंटीग्रेशन के साथ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मीन जो उसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है उसको अगर उसके इंटरवल से इस तरह मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा आपके इस डेफिनेट इंटेग्रल के। और ये डेफिनेट इंटेग्रल हमेशा उसकी मैक्सिमम, उस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के से लेस या इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डोमिनेशन। डोमिनेशन क्या होती है, मीन अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है जी ऑफ एक्स के एक किसी एक इंटरवल पे। फॉर एग्जांपल वो इंटरवल ले लेते हैं ए से बी। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट अगर इस पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इंटरवल आपके पास सेम है, तो वो भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल ही रहेगा जिस तरह से आपका फंक्शन गिवन है। मीन एफ ऑफ एक्स फंक्शन फिर भी जी ऑफ एक्स से ग्रेटर देन इक्वल ही रहेगा। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास, मीन यहीं पे साइड पे मैं लिख देती हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑन इंटरवल ए बी, इंटरवल कोई भी एक गिवन होगा ए बी। ठीक है, अगर ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो इम्प्लाइज डैट इस पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे आप एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स
तो वो भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। इसको आप कहते हैं स्पेशल केस। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ऐसा कोई केस देखें, तो ये स्पेशल केस होता है। तो ये कुछ इसके रूल्स थे डेफिनेट इंटेग्रल के, जो जस्ट डेफिनेट इंटेग्रल पे डिफाइन होते थे, सिवाय इस थर्ड और फोर्थ रूल के जो इनडेफिनेट पे भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। बाकी इसमें से कोई ऐसा रूल नहीं है जो इनडेफिनेट पे भी साथ साथ सेटिस्फाई हो सके। तो इसको आप क्या कहते हैं, ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है, इसकी एग्जांपल्स तो देखना ज़रूरत नहीं है। मीन जस्ट आपने क्या करना होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आपके पास इंटरवल आए, अगर आपने उसका ऑर्डर चेंज करना हो। इसकी भी नहीं, इसमें भी ये जस्ट सिंपल सा ही, आपने के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना था। इसकी एग्जांपल देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की, कि मैक्सिमम और मिनिमम अगर गिवन हो तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं या सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है। ये एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है, शो डेट द वैल्यू ऑफ 0 से 1 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू √2। मेन हमने क्या करना है कि ये आपके पास फंक्शन इंटेग्रल गिवन है, इसको आपने लेस देन या इक्वल प्रूव करना है √2 के। अब आपके पास दो केसेस हैं। एक तो ये है कि आप इस सारे इंटेग्रल को सॉल्व करें और उसकी जो कोई वैल्यू फाइंड करें और उसे आप √2 से लेस या इक्वल शो करें। दूसरा आपके पास केस ये है, इसको आसान बना लें, जो आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है, मीन ऑफ एफ बी माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू ए से बी। आई मीन ये इंटरवल बी माइनस ए है, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ बी माइनस ए। तो बजाय इसके कि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें और फिर उसको उसमें वैल्यू पुट करके आप उसे लेस देन इक्वल टू 2 प्रूव करें, आप क्या करें, जस्ट इस इनइक्वालिटी को यूज़ कर लें। अब देखें फंक्शन कहाँ पे लेस या इक्वल है, तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू से लेस या इक्वल है, जबकि मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल है। तो आपने फंक्शन को लेस या इक्वल शो करना है। तो मीन्स टू से आप सबसे पहले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें। अगर तो वो 2 के इक्वल आती है या उससे लेस आती है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये फंक्शन इससे लेस या इक्वल हो गया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करते हैं। तो फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करने का क्या मेथड होता है, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आप उसका क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आप उसमें रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और उसके बाद आप इंटरवल की वैल्यूज लेते हैं, इंटरवल की वैल्यूज पुट करते हैं। हम यहाँ पे इंटरवल्स पे चेक करते हैं, 0 और 1 पे हमने फंक्शन का मैक्सिमम चेक करना है। तो आप इस 0 और 1 को इसमें पुट कर दें, फंक्शन में पुट करके देख लें। फंक्शन मीन एफ ऑफ एक्स यहाँ आपके पास क्या है, √1 प्लस कॉज एक्स। तो पहले आप उसमें 1 प्लस कॉज एक्स की जगह अगर आप 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √2। और अगर आप 1 पुट करें, 1 प्लस कॉज 0 की जगह 1 पुट करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग क्या आता है, ये तो ये मीन 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो मीन्स टू से आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 0 पे मिली है आपको √2। मैक्सिमम वैल्यू आपको 0 पे √2 मिली है। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम होगा वो क्या आ जाएगा, मैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू √2। अब इसके साथ आपने क्या करना है, दूसरी कंडीशन है आपके साथ b माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, b माइनस ए, बी यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 0 और a 1। तो मीन आपने क्या करना है, सॉरी ए से बी तक है, ए से बी, तो बी आपके पास है 1 और ए 0। तो मीन आपने क्या करना है, 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1। तो इसके साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करें तो भी ये क्या आएगा, √2। तो आपके पास जो ये सारी कंडीशन थी ये क्या बन गई है, ये सारी किसके इक्वल आ गई है, √2 के। तो अब आपने शो क्या करना था, आपने अपने इस फंक्शन को, अगर इसी फंक्शन पे ये प्रॉपर्टी जो है ये इसको इस फंक्शन के तौर पे लिखा जाए तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, मिन ऑफ एफ, जो भी आपका मिनिमम ऑफ फंक्शन आएगा, बी आपके पास था, यहाँ पे आपका आ रहा है 1 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू 0 से 1 प्लस कॉस एक्स डी ऑफ एक्स
लेस देन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ, ठीक है। और बी माइनस ए आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 0। तो ये आपके पास इससे इक्वल लेस होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जस्ट लेस और इक्वल शो करना था, लेस यहाँ इक्वल। तो ये आपके पास कैसे आ जाएगा, 0 से 1, 1 प्लस कॉस एक्स डी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ की वैल्यू आपके पास क्या आई है, √2 1 माइनस 0, ठीक है। आपने इस फंक्शन को किससे लेस या इक्वल कर शो करना था, √2 से, लेकिन आपका जो इनपुट है मीन जो आपका आंसर है वो क्या आया है, वो भी √2 आया, तो इट्स मीन √2 इज इक्वल टू √2, ये इक्वल शो हो गया। आपने यहाँ इसे लेस शो करना था या इक्वल शो करना था, तो इट्स मीन ये √2 इज इक्वल टू √2 शो हो गया। तो इस तरह आप अपनी मैक्स और मिन की इनइक्वालिटी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस इंटीग्रेशन को मीन अगर डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू ए से बी। ये जब से हम शुरू में ही डिस्कस कर लिया, इसका मकसद क्या होता है, एरिया फाइंड करना। तो अगर आपसे पूछा जाए, कोई कर्व गिवन हो आपको और पूछा जाए कि इसका आप एरिया फाइंड करें, तो आप जस्ट क्या करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेशन फाइंड करना ही असल में आपके पास क्या होता है, एरिया फाइंड करना।